नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रख दिया है। कहां पर? हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का ऐसा कारनामा किया है। मतलब समझिए 57 साल बाद ऐसा हो सका है। वोटरों ने कांग्रेस को वहां पर एक तरीके से खारिज कर दिया है तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सीटें बढ़ी हैं, लेकिन वो जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस के गठबंधन ने वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और वो वहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि हम बयान में सुन रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि साफ साफ स्पष्ट ये हो गया है जम्मू कश्मीर में एक तरह से पिक्चर बिल्कुल साफ है कि वहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, लगभग 6 सीटों का नुकसान हुआ है, 6 सीटें ही जीत पाई है। लेकिन वो 6 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 42 तक सिमट गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो 6 को मिलाकर ही वो आंकड़ा पार होता है। मतलब स्पष्ट रूप से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। ये तमाम विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखिए जो अभी जब रिजल्ट आ रहे थे, चुनाव परिणाम आ रहे थे, बड़े अप्स एंड डाउन्स थे। हम देख रहे थे कि लगभग उथल पुथल जैसा मचा हुआ था। हरियाणा की बात करें, शुरुआती जो रुझान आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वेप कर रही है, 67 तक पहुंच चुकी थी कांग्रेस, लेकिन वो शुरुआती दौर था, शुरुआती रुझान थे। उसके बाद मामला टाई होता भी दिखा। करीब मैं बताऊं 9:40 के 9:45 का बीच का समय होगा जब ये टाई हो जाता है 43-43। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और अंत तक अपराजय बढ़त ले लेती है। ये तमाम विषय हैं। इसके पीछे रणनीति क्या थी, कौन सा कौशल था, कौन सा चातुर्य था, कैसे मोहरे सजाए गए थे, ये तमाम विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले उनसे परिचय करवा दूं आप सभी का। अमरजीत सिंह छाबड़ा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। अनिल सिंह चौहान हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ सुधीर पांडे जी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी। अमरजीत जी, आप सुन पा रहे हैं? अमरजीत जी सुन पा रहे हैं जी? अमरजीत जी, जैसा कि मैं अभी लगातार जो हमारी बातें हो रही थी, मैं शुरू से सुबह से बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं, मैं अलग अलग चर्चाएं चल रही थी, इलेक्शन एनालिसिस चल रहा था, उसमें हरियाणा को लेकर एक बात हो रही थी शुरुआती रुझान में। और शुरुआती रुझान तो क्या कहिए सर, उसके पहले जो एग्जिट पोल आते हैं उसमें भी ये दिखाया गया था कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत रही है, कोई रोड़ा नहीं है, और सीटें भी बताई जा रही थी 51-52 तक पहुंच रही है। उसके बाद जब शुरुआत होती है तो दिखता भी वही है, लेकिन फिर दृश्य बदल जाता है। एक बात तो ये बताइएगा कि क्या आपको विश्वास था? ठीक है, मैं ये 2 प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूँ कि क्या विश्वास था, बातें अलग अलग आई, लेकिन एक बात जो है बताइएगा कि आपने जो वहाँ पर जो एक नई इस बार रणनीति अपनाई थी, गैर जाट वोट को साधना, क्योंकि आपको लग रहा था कि जाट वोट के सहारे मुश्किल है, तो गैर जाट वोट को साधना ये आपकी रणनीति का बड़ा हिस्सा रहा, इससे आपको फायदा मिला। अमरजीत जी, आवाज स्पष्ट नहीं है आपकी। आप सुन पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? सुन पा रहे हैं आप? आवाज बहुत कम आ रही, मैंने पहले भी कहा, मैंने दूसरा। तो क्या अमरजीत जी को दूसरे नंबर से पेश नहीं किया गया है उनका जो फोन नंबर? आपका आपका अमरजीत सिंह जी, आपका फ़ोन जो अनरीचेबल आ रहा है, आप मतलब नेटवर्क की समस्या बताई जा रही है। अगर आपका दूसरा कोई नंबर हो तो बताइए, वहाँ से ये संपर्क कर लेंगे, बात हो रही है जहाँ पर असाइनमेंट पे। ठीक है, आप ठीक करते हैं अमरजीत जी, तब तक मैं अनिल जी से पूछ लेता हूँ। अनिल जी, ये हरियाणा का, जैसा मैंने कहा कि एक तो जाट वोट, गैर जाट वोट, इस पर दाव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी एक बात थी, बहुत सी चर्चाओं से निकल कर आया कि आप और आप आम आदमी पार्टी और आप मतलब कांग्रेस, वहाँ पर शुरुआत में गठबंधन की चर्चा हो रही थी कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत में वो हो नहीं पाया और दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। रिजल्ट आता है वो आपके सामने है। लगता है ये एक थोड़ी रणनीतिक चूक थी, अगर मिल जाते तो शायद पिक्चर कुछ और होती। ये जो इस बार के चुनाव परिणाम है, चाहे हरियाणा का कह लीजिए चाहे छत्तीसगढ़ का कह लीजिए,
जी। बड़े बड़े राजनीति के पंडित, विश्लेषक जो होते हैं, विद्वान पत्रकार, इनको हम लोगों ने सुना था। इन लोगों ने कुछ और एक नैरेटिव सेट किया था कि यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का लगभग 99% जो भी इस तरह के सर्वे करते हैं उन सभी विश्लेषकों का ये कहना था। जी। उसी तरह हरियाणा में भी लगभग 100% मैं कहूंगा कि सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन ये जो परिणाम आ रहे हैं, ये समीक्षा का विषय सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। आज इंडियन डेमोक्रेसी को किस तरह प्रभावित किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। जी। अभी मैं एक लोकप्रिय चैनल पर और बैठा था आपके पहले, उसमें भी इस बात के लिए एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार इस बात की समीक्षा कर रहे थे कि निश्चित रूप से जैसे अमेरिका में ये बात सोची गई कि क्या डेमोक्रेसी प्रभावित हो रही है, तो क्या इंडिया में भी 2-3 अरबपति जिनके लिए पूरी पॉलिसी बन रही है, लगातार हिंदुस्तान को कर्जे में लाया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, इन सब की कोई भूमिका है या किस तरह का खेल है? क्योंकि देखिए इतना बुरी तरह फेल नहीं होगा विश्लेषण। हो सकता है कि आप गलत रिपोर्ट बना दें, या हो सकता है कि आपने यहाँ जुड़ा है सुधीर पांडे जी को, उनकी रिपोर्ट गलत हो, पर यहाँ लगभग आप देखिए कि सभी विश्लेषकों का, राजनीतिक पंडितों का, जो बड़े बड़े कहना चाहिए कि विद्वान पत्रकार हैं, उनका भी अनुमान फेल हो गया, प्रोफेशनल एजेंसीज का भी फेल हो गया। तो ये जो है एक बड़ा सोचने का विषय है, क्या डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जा रहा है, क्या दलों के सिंबल छीन लेना, खाते सीज कर देना, इसके अलावा भी कोई हथकंडा है? क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी चली थी, उसको खत्म करने में कांग्रेस को कई बरस लग गए थे। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अपने गांधी के बताए सिद्धांतों के अनुसार सत्य और मूल्यों के साथ लोकतंत्र में चुनाव लड़ती है। क्या जो यहाँ सत्ताधारी दल है केंद्र से लेके वहां, ये कौन सा खेल खेल रहा है, कौन सा षड्यंत्र चल रहा है, कौन से दबाव समूह, कौन से ऐसे पैकेट्स काम कर रहे हैं, जैसे राम रहीम को बाद में मैदान में लाया गया, उनको पेरोल पे छोड़ा गया। तो इस तरह का जो खेल और षड्यंत्र चल रहा है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ आशंका किस ओर है अनिल जी, आशंका किस ओर है, मतलब किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है? पेरोल पे छोड़ना, ये सब करना तो चलिए एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा है, लेकिन इसके अलावा जो आप आशंका जता रहे हैं वो कौन सी आशंका है? उद्योगपति आपने कहा इशारे पर, मतलब कैसी आशंका है? देखिए संजय जी, ये डीए न्यूज प्लस के जो विद्वान दर्शक हैं वो भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। आप दोनों विद्वान पत्रकार बैठे हैं, जब किस तरह से नेशनल पार्टीज के खाते सीज किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अपोजिशन की पार्टीज के, चाहे वो इलेक्टेड सीएम हो या दूसरे नेता हो, कैसे दल बदल को प्रश्रय दिया जा रहा है। 350 से ज्यादा विधायकों का दल बदल करा दिया गया, जहां ये अल्पमत में रहते थे वहां भी खरीद फरोख्त करके बहुमत में आ जाते थे। ये जो एक तरह से डेमोक्रेसी को दूषित करने का काम चल रहा है, इस पर सभी को समीक्षा करने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि देखिए एक कोई कहना चाहिए कि राजनीतिक दल ही इस विषय पर समीक्षा करे, जरूरी नहीं है, सभी को समीक्षा की जरूरत है। क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए कि अगर मैं कहता हूं कि 80% भी विश्लेषक ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार या किसी दल की बन रही है, और 20% कुछ और कह रहे थे, तो भी एक हजम होने बात थी। लेकिन यहाँ तो 100% लोग कह रहे थे कि बीजेपी वहां हार रही है। तो ये कौन सा खेल है, किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जा रहा है, वो कौन से लूप है जो संवैधानिक संस्थाओं और एजेंसियों और दूसरे माध्यमों से लोकतंत्र को प्रभावित करके इस तरह से चुनावों को प्रभावित करने का खेल चल रहा है। किन नियमों को और कड़ा किया जाना चाहिए, और जो लगातार चुनाव महंगे हो रहे हैं वो भी समीक्षा का विषय है। एक देश एक चुनाव के बजाय, देखिए हम अगर 2000 के पहले देखें तो आपने देखा होगा एक समाज से भी खड़ा होता था निर्दलीय और चुनाव जीत के आ जाता था। आज इतना महंगा हो गया इलेक्शन की, एक सामान्य व्यक्ति इलेक्शन की सोच ही नहीं सकता। तो ये सब बहुत गहन समीक्षा का विषय है, इंडियन डेमोक्रेसी को ये क्या हो रहा है और किस दिशा में ले जाया जा रहा है। विशेषकर तब मैं कहूंगा जब 2014 के बाद से मोदी जी का एरा आया। पहले भी गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं इस देश में, अटल जी रहे जो बोले कि पहले लोकतंत्र और देश बचना चाहिए, वो मूल्य भी हमने देखे हैं। और अब वो बातें मुजरा और मंगलसूत्र और मैं कपड़ों से लोगों को पहचान लेता हूं कौन आतंकवादी है, यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, मैं अनिल जी, अमरजीत जी आपसे, अमरजीत सुन पा रहे हैं जी? आपकी आवाज आ रही है जी, मैं ये कह रहा हूं, सवाल तो मैंने पहले आपसे कुछ और किया था, लेकिन अभी आपने सुना है अनिल जी क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इसी पे सीधा जवाब दे लीजिए। आपने पूरी बात सुनी होगी अनिल जी क्या कह रहे हैं। प्रभावित किया जा रहा है, कुल मिलाकर आपकी जीत पर, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आश्चर्य है कि जब सभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, एजेंसियाँ ये बता रही थी, सर्वे एजेंसीज जो हैं जीत रही हैं, तब आप कैसे जीत गए? भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई? आपने तो पूरा सुना होगा, जवाब दे लीजिए। अनिल जी की बातों को मैं समझ सकता हूं कि आज उनको कितनी पीड़ा होगी।
ये 2018 के चुनाव की बात इनको याद दिलाना चाहूंगा, जब सारे एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में थे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कहीं नहीं दिख रही थी, और उसके बाद सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतकर सत्ता में आई थी। तब किसने प्रभावित किया था, ये बता दीजिए अनिल जी। तब कौन से बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर थे, ये बता दीजिए अनिल जी। तब अमेरिका का जो आपने एक उदाहरण दिया तब वो कहाँ था, ये बता दीजिए अनिल जी। मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक उद्देश्य होता है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब ये हारते हैं तो इनको सारी चीजें गलत नजर आने लगती है। इनको ईवीएम पर शक होने लगता है, इनको बड़े उद्योगपति याद आने लग जाते हैं, ये हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका की ओर रुख करने लग जाते हैं। तो आश्चर्य होता है कि जनता ने वोट दिया है, जनता ने वोट देकर आपके पक्ष में आपको कहां बैठाना है यह तय किया। जनता के मतों का तो सम्मान कीजिए, क्यों जनता के मतों का अनादर कर रहे हैं। जहां आप जीतते वहां पर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब केंद्र में चुनाव हुए 99 सीटें राहुल गांधी के खाते में, तो आपने तो बल्ले बल्ले की, आपने देश भर में जश्न मनाया और आपने ऐसा जश्न मनाया जैसे आप सत्ता पर आ गए। लेकिन आज अगर हरियाणा में आपकी हार हुई तो इतनी शर्मनाक हार के बाद इस तरह के शर्मनाक बयान, अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत यहाँ पर इनके सामने चरितार्थ होती है। अरे भैया, इस देश में लोकतंत्र है और जनता को अपने मतों का अधिकार करने का स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है। जनता बूथ पर जाती है, अपने वोटों का मताधिकारों का प्रयोग करती है और उसके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है। हरियाणा में वही हुआ है। हरियाणा में अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वही कल तक आप बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने से जो रहे थे, आज आपके सपने टूट गए तो आपको सारा का सारा सिस्टम ही गलत आने लग गया। सारे के सारे लोग गलत नजर आने लग गए, आपको सारे कॉर्पोरेट सेक्टर याद आने लग गए, आपको अमेरिका की दुहाई देने की जरूरत पड़ गई। मुझे शर्म आती है कि इस तरह के बयान कांग्रेस को देते, उनको तो अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और उनको यह कहना चाहिए कि हम हरियाणा में अगर इतनी बुरी हार हुई है तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, आने वाले संगठन में उसको सुधार करने की बात करेंगे। यह होता है लोकतंत्र का चेहरा। ठीक है सुधीर पांडे जी, आप तो पहले तो दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे होंगे, थोड़ा सा उसका विश्लेषण कीजिएगा जो अनिल जी कह रहे हैं और अमरजीत जी कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं हरियाणा की ही बात कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने दो बातें हैं सर जो मुझे समझ में आती हैं कि एक तो गैर जाट वोटों को साधना एक जो बात होती है, और दूसरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक असमंजस की स्थिति बने रहना तब तक जब तक कि सीटें घोषित होनी थी उसके बिल्कुल पहले तक, 2 दिन पहले तक उस अलायंस में ना जाना। ये क्या कौन सा फैक्टर वहां पर विरोध में गया और कौन सा बीजेपी के लिए काम कर गया? सुधीर जी। संजय जी, अगर पूरे चुनाव परिणाम को देखें अगर आप, तो कांग्रेस को सबसे बड़ी उम्मीद थी जाट वोटों से और दलित वोटों से जी। ये दोनों वोटों को कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि उसके स्थायी वोट बैंक हो गए हैं या इस चुनाव में पूरी तरीके से वो उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं पाया। जाट लैंड में भी भाजपा ने अच्छी खासी सीटें पाई, जहाँ पे कांग्रेस पर मानसिक शायद 1-2 सीटें पाई, 9 सीटें भाजपा ने पाई है जाट लैंड में। हाँ जी, जाटों का वोट बहुत अच्छे से मिला। दलित क्षेत्रों का भी अगर आप चुनाव परिणाम अगर आज हम लोग दिन भर से देख रहे थे तो दलित क्षेत्रों के जो वोटर हैं वो भी भाजपा के पक्ष में गए। तीसरा चीज था कि जो सामान्य वर्ग था, जिनको आप कह रहे थे कि युवा और खिलाड़ी या किसान जवान जो नारा दिए थे, वो आपकी बात से सहमत नहीं हो पाए। ये तीसरी चीज थी। जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि एक देश एक चुनाव और महंगे चुनाव खर्च पे, कि इस पे समीक्षा होनी चाहिए, मगर ईवीएम को लेकर के जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं तो हमको अपने जो संस्थाएं हैं उन पे भरोसा करना चाहिए। और हम और आप और हम चारों लोग मेरे ख्याल से इस चीज को जानते हैं बहुत लंबे समय से। मैं भी 38-40 साल से क्षेत्र में हूँ, आप भी हैं दोनों प्रवक्ता महोदय जी। जब तक आपके बूथ में आपके पोलिंग एजेंट हैं और जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर पाना संभव नहीं है जब तक आपका पोलिंग एजेंट मिला न हो। तो परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। तीसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि रणनीतिक रूप से भाजपा लगातार अपने आप को परिवर्तित और परिष्कृत कर रही है। उन्होंने केडर बेस्ड पार्टी पूरे देश में, गुजरात मॉडल पे पूरे देश में पूरे बूथ में
अपने कार्यकर्ताओं को साल भर प्रशिक्षण दे रही है, साल भर तैयारी कर रही है, वो व्यक्ति विशेष की राजनीति को धीरे धीरे हटाते जा रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम को देखें, मध्य प्रदेश को नहीं जोड़ पाए थे अमरजीत जी, मैं बोलता हूँ मध्य प्रदेश में भी बहुत अप्रत्याशित परिणाम आया था, लोग वहां भी कांग्रेस सरकार की उम्मीद कर रहे थे, मगर भाजपा ने बहुत बहुमत से वहां पे सरकार बनाई। तो इन तीनों चीजों को अगर हम ये देखें तो हमारी रणनीतिक विफलता कहीं न कहीं हो रही है। कांग्रेस कहीं न कहीं से अपने मठाधीशों के ऊपर जो उनके पुराने चेहरे हैं और खंडवार या क्षेत्रवार जो चेहरे हैं उन पर ज्यादा भरोसा कर रही है और भाजपा बूथों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे महतारी वंदन छत्तीसगढ़ में थी, लाडली बहन योजना यहाँ की, फार्म भरवाने का जब समय आया तो उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से 60 से 65 हजार फार्म बांटे। भाजपा ने बहुत सुनियोजित तरीके से, किसी को पता नहीं लगा। छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि कांग्रेस एकदम एक तरफा जीत रही है, भाजपा कहीं नहीं है। हर विधानसभा में 65,000 70,000 फार्म उन्होंने बहुत योजनाबद्ध ढंग से बांटे और कांग्रेस की जो कलह थी यहाँ पे, वो आखिरी तक महतारी वंदन योजना के फार्म के लिए छपवा भी नहीं पाए। जिस दिन इन्होंने निर्णय लिया कांग्रेस ने, वो दिवाली का दिन था और उस दिन प्रिंटिंग प्रेस बंद थे और कांग्रेस वहां पे अपने फार्म नहीं छपा पाए। आप ये मान सकते हैं कि सारे विश्लेषक तब ये बोल रहे थे कि कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, मगर वो 65,000 परिवारों ने भाजपा के बिल्कुल एक लाइन से एक हफ्ते में अप कर दिया जो कांग्रेस नहीं कर पाई। जब तक कांग्रेस समझ पाती तब तक फेल हो चुका था। तो लगभग हरियाणा में भी ये हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस ने किसान, जवान, जाट और दलित इनको अपना वोट बैंक मान लिया था और वो कहीं न कहीं इनके प्रति सहमत नहीं हो पाए। जहां तक विश्लेषकों की बात करें या पोल की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो एग्जिट पोल इसलिए अप्रामाणिक नहीं रहते हैं कि ये माना जाता है कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी न किसी पार्टी से। हर पार्टी के, हर दल के अपने जो प्रचारक होते हैं या जो उनके इवेंट मैनेजमेंट होता है, वो ही पोलिंग एग्जिट पोल निकाल रहे हैं। जो मैनेजमेंट देख रहा है तो वो अपने अनुसार वो लोग कर रहे हैं और वो ये मान के चलिए कि मतदाता, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो दोनों प्रवक्ताओं से ये कहूंगा, खास करके कांग्रेस प्रवक्ता से, बहुत अच्छी बात है कि मतदाता अब आप अपने आप को साइलेंट रख रहे हैं। वो आपके चुनावी प्रलोभन में नहीं आ रहे हैं, सत्ता के प्रभाव में या आपके प्रचारों में नहीं आ रहे हैं। ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को अनुसरण करना चाहिए। मैं अब हम 40 साल पुराने या 20 साल पुराने पद्धति पे चुनाव नहीं लड़ सकते। हमको दूसरों को गाली देने के बजाय अपनी समीक्षा पहले करनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद तय करनी चाहिए कि क्या स्थिति है। एक चीज और संजय जी बोलना चाहूंगा, जहां तक पत्रकारों के ऊपर आरोप लगते हैं, पत्रकार भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो जो प्रचार के तरीके हैं उससे प्रभावित रहते हैं। हम लोग भी आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे बच गए हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर पा रहे हैं। डिजिटल माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, पूछते हैं, और कोई भी साइलेंट वोटर आखिरी समय तक कभी भी नहीं बनाता। ये 2003 के बाद के चुनाव से मैं लगातार इस चीज को बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं जी। अनिल जी एक बताइएगा, जैसे ठीक है हरियाणा से आप काफी नाराज हैं, आप जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी प्रसन्न होंगे कि वहाँ आपके गठबंधन ने जीत हासिल की है। आप वो जादुई आंकड़ा पार कर चुके हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लंबे समय के केंद्र के शासन के बाद आप वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात होगी। हालांकि वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से एक कहा जा सकता है कि थोड़ा सा ठेस लगा है ये कि आपकी कुछ सीटें घटी हैं, लेकिन फिर भी आप सरकार का हिस्सा हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, वहाँ तो कोई शिकायत? देखिए संजय जी, मैं जम्मू कश्मीर में बताने से पहले इस बात का जरूर उल्लेख करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2018 में इसको तुलना कर रहे थे इस बार हरियाणा में जो एग्जिट पोल आया उससे, उसका कहीं से रिलेवेंट नहीं है। दोनों मामले बिल्कुल अलग थे। उस समय कई एग्जिट पोल ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ ने भाजपा की कहा। इस बार हरियाणा में लगभग 100% जो विश्लेषक थे वो ये कह रहे थे। दूसरी बात जो मानने नहीं, 13 अनिल जी 13 सर्वेज एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा था, बाकी 6-7 हैं वो दिखा रही थी कि टफ कंपटीशन है, वैसा है। 13 ने कहा था, 13 की लिस्ट है मेरे पास। जी निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी
जितनी सीटें आई हैं, मैं तो किसी का नहीं देखा कैसा विश्लेषण हो कितनी सीटें आ जाएंगी। चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए आप, चाहे छत्तीसगढ़ में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के भी एकमात्र नेता ने कहा था कि हम 53-54 आ जाएंगे, उससे ऊपर उन्होंने नहीं कहा था। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते थे कि हम हार रहे हैं, सरकार नहीं आ रही है, सारे लोग कहते थे। तो देखिए, एक लोकतंत्र की समीक्षा होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जी कह रहे हैं कि आधुनिक तकनीक से और जो राजनीति का एक पार्ट है उस हिसाब से कांग्रेस को अपने आप को विश्लेषण करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एक जो मूल्यों की बात आ जाती है वहां नहीं, एक बात बताइएगा अनिल जी, संक्षेप में बताइएगा सर, संक्षेप में ये सारी चीजें किनारे कर दीजिए, ठीक है। क्या कोई, मैं तो ये समझ रहा हूं कि आजकल जो चुनाव होते हैं वो जीतने के लिए लड़े जाते हैं। पहले भी यही होता था, चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते थे। तो अब जब जीतने के लिए लड़े जाते हैं तो ठीक है, मूल्य आवश्यक है, राजनीति क्योंकि देश चलाना है, जीत कर देश चलाना है तो मूल्य तो आवश्यक है, नैतिकता भी आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना देश कैसे चलेगा और किन मूल्यों के साथ आप देश चलाएंगे, प्रदेश चलाएंगे, वो ठीक है। लेकिन इनके अलावा आपको लगता है कोई रणनीतिक चूक हो गई, रणनीतिक चूक ऐसी कि आप समझ नहीं पाए, जैसा कि सुधीर पांडे जी कह रहे थे, जिन वोटों पर आप विश्वास कर रहे थे उन्होंने साथ नहीं दिया उस तरीके से? देखिए, मैं सुधीर पांडे जी की इस बात से सहमत हूं कि 1 लाख से अधिक फॉर्म बांटे गए, वो 65,000 कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सबको नकदी पैसा चुनाव में दे दिया गया। तो ये सिर्फ फॉर्म नहीं बांटे, पैसा बांट दिए। मतलब लगभग मैं समझता हूं 65 करोड़ रुपए से ऊपर इन लोगों ने बांटा उस समय चुनाव में। और 2014 का चुनाव देख लीजिए आप, लोकसभा का 4 से 14 हम सरकार में थे, लेकिन 14 के चुनाव में कांग्रेस के बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी जी की 3D सभाएं हो, चाहे दूसरे खर्चे हो, अगर भारतीय जनता पार्टी से आप कांग्रेस के खर्चे की तुलना करेंगे तो 50-1 का अनुपात आता है। अगर हम वो 50 गुना हमसे ज्यादा खर्च किए तो ये चंदा कहां से आया? और अगर ये चंदा कारपोरेट जगत दे रहा है तो क्या वो वसूली नहीं करेगा? क्या वो ऐसी पॉलिसी सरकार से नहीं बनवाएगा? क्या दबाव नहीं बनाएगा? तो ये जो BSNL चाहे ठप हुआ हो, चाहे दूसरे सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हो, कुछ उद्योगपतियों को लाभ दिया जा रहा हो, इस पर सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं, सभी को सोचने की जरूरत है। हाँ, दूसरी बात देखिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी उतना अच्छा नहीं आया और हरियाणा में भी नहीं आया। अब वो अलग विषय है, जैसा कि सुधीर जी भी कह रहे हैं कि अलग विषय है कि हम क्यों हारे, कौन सी रणनीतिक चूक हुई, कौन सा। नहीं सर, मैं तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं अनिल जी, मैं तो उसी विषय पर चर्चा के लिए बैठा हूं। आप जो बात कर रहे हैं कि कहां पे कैसे, कहां रणनीतिक चूक हो गई, कौन कहां ले गया आगे, मैं तो इस पर ही चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ, विद्वानों के साथ बैठा हूं। तो देखिए संजय जी, उसमें जो हमारी रणनीतिक चूक अगर कहीं हुई है, नहीं, चुनाव में किस तरह की भूमिका थी हमारे यहाँ, जिस तरह से पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है और जो स्थानीय नेता अपनी अपनी बात कह लेते हैं, खुलेआम अपना पक्ष रख लेते हैं, अपने समर्थकों का पक्ष रख लेते हैं, क्या वो, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, गुटबाजी की श्रेणी में चला जाता है, पार्टी हित उसमें किनारे हो जाते हैं? लेकिन लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को थोड़ी सी स्वतंत्रता भी देनी होगी। तो इन सब छोटी छोटी बातों की समीक्षा पार्टी अपने स्तर पर करेगी, उसको कुछ सेकंड्स में हम नहीं कर सकते। और अभी पार्टी हार जीत के बाद इस विषय पर सारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे, पार्टी की लीडरशिप बैठेगी और इस पर समीक्षा जरूर होगी कि कहां हम रणनीतिक रूप से चूके, कहां कितना, कौन सा कहना चाहिए कि अवमूल्यन हुआ लोकतंत्र का या दूसरी एजेंसीज का दखल रहा, वो डिफरेंट बात है, हम कहां चूके। और हर पार्टी, मैं समझता हूं कांग्रेस तो जरूर हमेशा विश्लेषण करती है और आगे भी विश्लेषण करती रहेगी और इस बात से जरूर सीख लेने की कोशिश करेगी कि कहां चूक हुई है या किस तरह की चीजों को और सीखना चाहिए। उसके लिए अलग कमेटी है और निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उनके साथ बैठकर इसका विश्लेषण करेगा। अमरजीत जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। जी, वही सारी बातें हैं कि देखिए, एक जो बात हो रही है, कॉर्पोरेट बार बार आता है कि आपने चुनाव का पूरा रंग बदल दिया, रंग रोगन कर दिया, नई पद्धति ले आए, जिस तरीके के खर्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग एक दिगर विषय है। लेकिन जो मूल जो बातें हैं, जो कि कह रहे हैं अनिल जी, मुख्य रूप से बातें कर रहे हैं कि कुछ ऐसी आपकी मतलब वो खुल के ये बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जिसकी वजह से जीत मिल रही है। ये खुल के नहीं बता रहे हैं अनिल जी। अनिल जी खुलकर नहीं बता रहे, लेकिन उनकी पीड़ा जो है स्पष्ट झलक रही है। आप देखेंगे कि 2 राज्यों में जो दुर्गति इनकी हुई है अभी हाल में, उसकी पीड़ा तो यह किसी न किसी रूप में व्यक्त कर जरूर रहे हैं। मुझे लगता है कि अनिल जी, आप बाहर विश्लेषकों से समीक्षा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने पार्टी में समीक्षा करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार काम करती है। मैं खुद अभी आज सुबह अंबागढ़ चौकी सदस्यता अभियान को लेकर सुबह से दौरे पर था और अभी 10 मिनट पहले ये जो डिबेट है चालू होने के 10 मिनट पहले ही पहुंचा। तो हमारी पार्टी जो है लगातार काम करती है, हर मुद्दों पर काम करती है और जनता के बीच में जाकर काम करती है। और कांग्रेस पार्टी का यह कथन है कि
वो तो अपनी गलतियों को न देखकर पड़ोस के घर में झांक रही है, पड़ोस का अंक कैसे बढ़ा वो उस पर झांकने की ओर प्रयास करी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत आत्मचिंतन की आवश्यकता, आत्ममनन की आवश्यकता। हरियाणा में जो उनकी बड़ी हार हुई है, और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वो बहुत छोटे आंकड़ों पर चिमटी हुई है। वो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी पर डिपेंड है कि वो उनको किस जगह पर रखी और कितने स्थानों पर हुई है। मतलब संकेत किशोर है अमरजीत जी। देखिए, ये तो भविष्य बताएगा, संकेत किशोर है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो बीज बोया था आज वही फसल उसको काटने को मिल रही है। जिस तरह से अनिल जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जब छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार थी तब 14 विधायकों को ले जाने का काम किसने किया था? ये अजीत जोगी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बीज बोया था। तो महाशय जी, ये जो 70 सालों में आपने कांग्रेस में जो देश भर में बीज बोया, आज वही फसल आपको काटने मिल रही है। तो ये याद रखिएगा कि आज लोकतंत्र बहाल है, लोकतंत्र जिंदा है, जनता जनार्दन है और जनता सारे फैसले चुनकर लोगों को सत्ता पर बैठाती है। आज हरियाणा में भी जो रिजल्ट आया उसका हम खुले रूप से, खुले दिल से स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आया उसका खुले दिल से स्वीकार करते हैं। इसमें आत्मचिंतन भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर। अमरजीत जी, आप कह रहे हैं कि उन्हीं के तरीके से उन्हीं को आप सबक सिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उनके तरीके से सबक नहीं सिखा रहे, लेकिन आज कांग्रेस इस स्थिति में, ये अपने तरीके से अपनी स्थिति में आ चुकी है। इन्होंने जो जो बीज बोया था, क्या होता है कि पलटकर अपनी चीजें इन पर वापस आ रही है। तो यह कहा जाता नहीं कि जो कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो कांग्रेस आज ऐसी बुरी स्थिति में आ गई है कि उनके पास न संगठन है, न नेता है, न नीति है, न नियत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के हिसाब से काम करती, केडर बेस्ड पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता कमल फूल के लिए काम करता और लगातार बूथ में, शक्ति केंद्र में, मंडल में, जिले में जाकर वो लगातार पूरे साल भर सक्रिय रहकर काम करता है। ठीक है सुधीर पांडे जी, थोड़ा सा एक समझाइएगा, थोड़ा संक्षेप में समझाइएगा सर, समय की बाध्यता है। जम्मू कश्मीर के जो आप परिणाम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराई है वो प्लस में है। मतलब उन्होंने करीब 4 सीटें अतिरिक्त भी जीती हैं इस बार। एनसी ने तो किया ही है, कमाल किया है। इतने साल बाद जब चुनाव हुए तब एनसी ने तो कमाल किया। हालांकि बहुमत के अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से वो भी दूर है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते तब वहाँ पर हैंग असेंबली वाले दृश्य होते। लेकिन पहले ही गठबंधन था, प्रीपोल अलायंस था। अब जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर है आज इस स्थिति में, करीब 29 सीट है, तो 370 धारा हटने के बाद जब ये चुनाव होता है और भी कुछ कानूनी प्रावधान वहाँ किए जाते हैं, उस स्थिति में मैंने पहले भी ये सवाल किया था, आपसे भी कर रहा हूं मैं, कि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ये वर्तमान जो उपस्थिति है पर्याप्त है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती थी? संजय जी, अगर आप कश्मीर को देखें परसीमन के पहले और परसीमन के बाद में, तो पहले घाटी वर्सेस जम्मू का चुनाव पहले भी होता रहा है, इस बार भी घाटी वर्सेस जम्मू का चुनाव होते रहा है। जम्मू क्षेत्र में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है पहले के मुकाबले। घाटी क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और शायद भाजपा को कुछ सीटें मिले, मगर वहां पे लड़ाई भाजपा वर्सेस आल है। लोग वहां पे भाजपा को अभी भी नहीं पसंद कर रहे हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं घाटी को लेकर के, 370 के मुद्दे को लेकर के, और ये स्वाभाविक है। देखिए, अभी भाजपा को वहां जमने में समय लगेगा, ये तो शुरुआत है। वो अभी आक्रोश संक्रमण काल से भाजपा दौड़ रही है। अभी उनके न केडर है वहां पे, न वहां पे अपने पार्टी के कैंडिडेट खड़ा करने की स्थिति में। फिर भी जो प्रयास वो चाहते थे कि हमको लगता है कि भाजपा से हम वहां जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। जहाँ पे भाजपा है ही नहीं, वहां पे हम सीधे उनसे सरकार बनाने की बात सोच रहे हैं। ये थोड़ा भाजपा के प्रति ज्यादा सोचे कि वो केंद्र में सरकार में है, कश्मीर में सरकार में नहीं। कश्मीर में पब्लिक जो घाटी में है आज भी उसके अपोजिशन में है, पहले भी अपोजिशन में थी, क्योंकि जो भाजपा विरोधी वोट है उनकी बहुलता है वहां पर, और वहां पे जीत पाना पहले भी संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं था। भाजपा ने अपने हिसाब से प्रयास किया, मगर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो भाजपा को अपने वहां पे काम करने की आवश्यकता है घाटी क्षेत्रों में। तो शायद वो अगले बार कुछ सीटें ले आए, या हो सकते हैं कि वो बहुमत भी नहीं आए। जम्मू के वहां स्पष्ट विभाजन है, जम्मू वर्सेस घाटी का। तो घाटी क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मगर अच्छा रहा प्रदर्शन वहां पे। मगर घाटी क्षेत्र से वो पिछड़ी है, और ये स्वाभाविक चीज है कश्मीर के चुनाव में। जी, हालांकि मैं जब देख रहा था, रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी की यही थी कि जम्मू क्षेत्र जो है वहाँ से चुनाव जीता जाए, अधिक से अधिक सीटें वहाँ से जीती जाएं,
और जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी कि निर्दलीयों के भरोसे, क्योंकि एक बयान सुन रहा था उप मुख्यमंत्री का, जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे थे कि हम निर्दलीय लोगों के टच पे हैं, निर्दलीय के टच पे हैं, मतलब वो उनको ही साधना चाहते थे। निश्चित रूप से रणनीति का वही हिस्सा था, क्योंकि पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सहित जितने भी और भी दल हैं जिन्हें गुपकार संगठन कहा जाता है, वो तो कांग्रेस बीजेपी के साथ आने वाले नहीं। तो इस बार निर्दलियों की बात की थी। ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है, विषय तो बड़ा है, काफ़ी और चर्चा हो सकती थी, लेकिन आप सभी शामिल हुए। अमरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल सिंह चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ सुधीर पांडे जी आप जुड़े सर, और बहुत कुछ आपने समझाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर जीत की वजह क्या थी, हार की वजह क्या थी, और जैसा कि कश्मीर को लेकर बातें हो रही हैं, जेके को लेकर बातें हो रही हैं, भाजपा ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले की तुलना में सीटें ज़्यादा हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मुख्य विपक्ष के भूमिका में है, विपक्षी दल के भूमिका में है। तो अब देखना है कि वहाँ पर राजनीति, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ, कैसा रंग लेती है, किस करवट बैठती है। हालांकि हरियाणा की स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है, हालांकि जेके की स्थिति भी स्पष्ट है, वहाँ पर गठबंधन जेके और कांग्रेस सरकार बनाने जा रहा है। हरियाणा में भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या रणनीति होती है और रणनीतिक चूक जो हुई है उसे लेकर पार्टियां जब मंथन करती हैं तब क्या कुछ निकल कर आता है। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।